आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र पर पीएम मोदी और अमित शाह ने की बैठक, गृह मंत्रालय को लेकर अड़े शिंदे। मोहन भागवत के बयान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर ओवैसी का पलटवार। महबूबा मुफ्ती पर भाजपा ने लगाया देशद्रोह का आरोप, की कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश वाले बयान पर सियासत। किसानों का फिर से दिल्ली कूच, सड़कों पर जाम का झाम। अरविंद केजरीवाल के बयान पर उदित राज का जवाब, कहा वो डरे हुए हैं। राजस्थान के धर्मांतरण कानून पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने की बड़ी मांग। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां कहा जा रहा है कि फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं दूसरी ओर बैठकों का दौर जारी है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई, जहां महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में कुछ समय के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को हुई। सभी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई आने के निर्देश दिए गए हैं। नेता चयन के बाद महायुति के नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की आज सभी बैठकें रद्द हो गई हैं। एकनाथ शिंदे के घर आज कुछ विधायक मिलने वाले थे। डॉक्टर की आराम की सलाह के कारण आज सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। शिंदे की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र के लिए आज भाजपा के पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा हो जाएगी। भाजपा के एक शीर्ष नेता ने सुबह फोन कर महाराष्ट्र भाजपा कोर ग्रुप के ज्यादातर नेताओं से बात की है। तो वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भाजपा की कोर कमेटी के साथ बैठक कर सकते हैं। तो वहीं भाजपा सूत्रों के मुताबिक आज भी भाजपा, एनसीपी और शिवसेना गुट यानी कि शिंदे की महायुति की कोई बैठक नहीं तय हुई है। अभी तक बैठक होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि महायुति की बैठक अब कल हो सकती है, जिसमें मंत्रालय के बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे। क्या वो अधिक बच्चे पैदा करने वालों के अकाउंट में 1500 रुपए देंगे। ओवैसी ने कहा कि वो औलाद पैदा करे स्कीम निकालेंगे क्या। उन्होंने कहा कि जब मोहन भागवत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई योजना लानी चाहिए। तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। फिर हमको क्यों बच्चे पड़ेगा आप? माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान मची हुई है। शिवसेना और कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अपने पद को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी नहीं होती तो उनकी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ती और उनकी सीटें और भी अधिक होती।
शिवसेना नेता और कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि मैं एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक आम आदमी भी हूं। मैं लोगों की समस्या को जानता हूं और उनके दर्द को भी समझता हूं। मैंने उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं। इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महायुति में कुछ भी घमासान नहीं है, इसमें अच्छी तरह से समन्वय और तालमेल है। अब 5 दिसंबर को महायुति की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीनों पार्टी के नेता शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जब वो थक जाते हैं तो आराम करने गांव चले जाते हैं, लेकिन अभी सभी लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां भाजपा, शिवसेना और एनसीपी एक साथ मिलकर चलेंगी। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में कहा था कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और अगर भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो तो दोनों देशों में क्या फर्क रह जाएगा। इस पर जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को भारत की तुलना बांग्लादेश से नहीं करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। जिंदा लोगों को बांग्लादेश के अंदर जलाया गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को बुलडोज करके खंडित किया गया और चुनी हुई प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की है, उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया देश छोड़ने के लिए। इस प्रकार का अबंडर और इस प्रकार का अत्याचार और जुल्म सितम बांग्लादेश के अंदर हुआ है। और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। भारत के अंदर हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। स्वयं महबूबा मुफ्ती साहिबा कभी श्रीनगर, कभी जम्मू और कभी इंडी गठबंधन की बैठकों में दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता के अंदर जा जाके रैलियों में शामिल होती हैं। अपना पक्ष अपने जनसभाओं में वो रखती हैं। उन्हें देश की पूरी सुरक्षा मिली है और ऐसे में महबूबा मुफ्ती का भारत का बांग्लादेश के साथ जोड़कर दिया गया बयान बहुत ही विवादास्पद बयान है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस बयान को राष्ट्रद्रोह की नजर से देखा जाना चाहिए। अडानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए हैं। आज भी गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक के बाद एक स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं, हंगामा नहीं है। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियल रुख अपना लिया। कोई बड़ी बात नहीं है। संभल पर चर्चा कराने से, संभल पे हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर एफआईआर और तमाम लोगों पर जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पार्टीशन नहीं था, उनकी हाजिरी नहीं थी, उनके ऊपर एफआईआर, तो और तमाम 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं। पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। यही सारी बातें के लिए तो हाउस में हम लोग कहते, लेकिन चूंकि सरकार अपने को कहीं न कहीं इसमें घिरा मान रही है, इसलिए चर्चा न कराने के कारण अर्जन हुआ। देखिए, जनता के मुद्दे पर, लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है। विपक्ष में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है और इसीलिए विपक्ष लॉबी में आकर के
मांग करता रहा। तो उसमें ये कहना कि विपक्ष एक नहीं है, बिल्कुल एक है, लेकिन सरकार विपक्ष के इस आवाज को, जायज बात को सुनना नहीं चाहती। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ईवीएम के वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने उन हैकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और मुंबई पुलिस ने भी एफआईआर रजिस्टर कर ली है। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस से आग्रह किया है कि इस प्रकार के वीडियो से स्टिंग ऑपरेशन जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। इस संबंध में मैंने भी शिकायत की है। अब मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर्ड की है। साथ में मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री और जो रेगुलेटर्स है उनसे भी विनती की है कि ये हैकर जो है या ये जो इस प्रकार से जो बताने वाला, बोलने वाला है, उसने 2019 के चुनाव के समय पर भी इसी प्रकार से सोशल डिजिटल मीडिया में यह डाला था। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस से आग्रह किया कि यह वीडियो या इस प्रकार का जो सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन जो डिजिटल मीडिया या विजुअल मीडिया के लोग करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से झूठ जो पर्टिकुलरली जो चैनल्स है, विजुअल चैनल, डिजिटल मीडिया, उनके लिए कुछ नियम है और उन्होंने जब तक चुनाव आयोग से इसके संबंध में रिएक्शन नहीं मिलते वो प्रसारित नहीं कर सकते। दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके पीछे कुछ कौन है, क्योंकि 2019 में इसी प्रकार के ईवीएम को लेके इसी प्रकार से हैकिंग की बात की गई थी। अब 2024 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद में वापस ये शुरू हुआ। इसके पीछे है कौन, उसकी भी जांच होगी। दिल्ली कूच के लिए बड़ी संख्या में किसानों के रोड पर उतरने की वजह से नोएडा की कई सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। महामाया फ्लाईओवर के पास कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी सभी मांगे मान ले तो हम चले जाएंगे। महामाया फ्लाईओवर के पास किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए हैं। किसान वहीं धरने पर बैठे हुए हैं। हमें कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फिलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूअसली हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली या नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बनी रहे एंड एट द सेम टाइम दिल्ली की जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैम, लगभग कितना स्टाफ है जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और किसान भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो बिना पैसे के अंदर ना आ पाए? काफ़ी स्टाफ है, जैसा कि आप देख चुके होंगे बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बड़े और छोटे, दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहां पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। मैम, पब्लिक के लिए क्या कहेंगे कि क्या बॉर्डर सील किया जाएगा या बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक जब अपना ट्रैवल प्लान करे तो क्या देखे अगर वो दिल्ली नोएडा या नोएडा दिल्ली से आते हैं? दिल्ली अभी कुछ कह पाना इस पॉइंट पे मुश्किल है, बट आप प्लीज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल या वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा, उस पर हम डेफिनेटली अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को पार्टी ज्वाइन कराई। इस मौके पर अवध ओझा ने कहा कि आज मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे राजनीति में भी रहकर शिक्षा के लिए काम करने की बात कही। सबसे पहले मैं
आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर्वप्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में अब लोग ही सुरक्षित नहीं हैं। 12 घंटे के अंदर हुई 3 वारदातों ने आमजन के मन में दहशत पैदा कर दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी इन 3 घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में दहशत है, दिल्ली की जनता पल पल डर के माहौल में रह रही है, लोगों को सुरक्षा चाहिए। आखिर हमारे लोग कब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे? यहाँ पे अभी परसों एक युवा का मर्डर कर दिया गया शाम को। बड़े दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था। 22 मई को इनके छोटे भाई का मर्डर किया गया था। जब छोटे भाई का मर्डर किया गया तो इनके परिवार ने लिख के दिया था पुलिस को कि इन लोगों से हमें पूरे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल इसके बड़े भाई का भी मर्डर हो गया। ये बेहद दुख की बात है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वहाँ पे कई सारे लोकल लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूरा नारायणा एरिया जानता है। ये 5-7 लड़के हैं जिन लोगों ने पूरे इलाके के अंदर गदर मचा रखा है, सबको परेशान करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक मर्डर के बाद जब पुलिस को लिख के दिया गया कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए, पुलिस ने क्यों नहीं की? जिस शख्स का मर्डर हुआ, कल उसके परिवार के लोग दुख की वजह से, दहशत की वजह से और प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी लाश को लेके बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उन पे डंडे बरसाए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। ये किस किस्म का प्रशासन है? ये किस किस्म की कानून व्यवस्था है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, उस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले कांग्रेस साफ कर चुकी है कि गठबंधन नहीं होगा, ऐसे में अलायंस का सवाल ही नहीं उठता। वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने तो पहले कह दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे। जब कांग्रेस ने पहले ही कह दिया तब कहाँ से बात आती है? इसके मतलब कि डर का हार है और चाहते हैं कि कांग्रेस समझौता करे, इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। वरना जब इसका स्पष्टीकरण हो गया तो फिर बात दोबारा होनी ही नहीं चाहिए। ये सवाल इसलिए उठता है, उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कांग्रेस ऑफर कर रही हो अलायंस के लिए और वो ठुकरा रहे हैं। ये तो एक सप्ताह पहले ही प्रदेश कांग्रेस ने कह दिया था कि हम अलायंस नहीं करेंगे। तो आप लोगों की क्या तैयारी? आप भी रैली किए, यात्रा चल रही है दिल्ली कांग्रेस की। दिल्ली में कांग्रेस की क्या योजना है? बिना आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस दिल्ली में अकेले दम पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तैयारी कर रही है? हमारा सामाजिक आंदोलन है और जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसको फायदा पहुंचेगा। बाकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में न्याय यात्रा चल रही है और हम लोग बैठेंगे, आकलन करेंगे कि कहाँ हम हैं। यह तो तय है कि हम कमज़ोर हैं, कितने कमज़ोर हैं, कितने मजबूत हैं, अभी इसका आकलन मैं नहीं कर पाऊंगा।
कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। यूपी में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। संभल न्याय की निष्पक्ष जांच चल रही है। न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है। निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हमने पहले से ही 2 तारीख के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद टाइम बढ़ाया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन के लिए और वोट की फसल काटने के लिए वहां जाने पर विचार कर रही है। हम हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, सपा विधायक कह रहे हैं कि कौम शहीद होने को तैयार। कल समाजवादी पार्टी के सांसद जी का बयान था, आज विधायक जी का बयान है। इन बयानों को राजनीतिक या लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई महत्व नहीं है। धमकी भरे बयान, आरोप करने वाले बयान, समाज में विद्वेष की भावना पनपाने वाले बयानों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। यूपी के लखनऊ स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में नाइट शिफ्ट के दौरान नर्स से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी हॉस्पिटल का ही ओटी टेक्नीशियन है। आरोप है कि मेडिकल सामान लेने के बहाने वो नर्स को स्टोर रूम में ले गया, वहां नर्स का मुंह दबाकर उससे दबोच लिया, फिर उसके साथ रेप किया। घटना ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के SKY हॉस्पिटल की है। पीड़िता का आरोप है कि रेप के बाद ओटी टेक्नीशियन ने जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन जब इसकी शिकायत अस्पताल के मालिक से की तो उसने गंदे सवाल पूछे और बेइज्जत करके पीड़िता को नौकरी से निकाल दिया। शनिवार को नर्स ने पुलिस केस दर्ज कराया और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक उन्नाव की रहने वाली 25 साल की युवती पारा इलाके में किराए पर रहती है। वो ठाकुरगंज रिंग रोड पर स्थित SKY हॉस्पिटल में करीब 3 महीने से स्टाफ नर्स का काम करती है। पीड़िता ने बताया कि 18 नवम्बर को उसकी नाइट ड्यूटी थी। रात करीब 11 बजे अस्पताल में एक सीरियस केस आया। अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन निखिल ने मेडिकल सामान लेने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। अस्पताल के 2nd फ्लोर पर स्टोर रूम के सामने ही ओटी टेक्नीशियन का कमरा है। आरोप है कि स्टोर रूम पहुंचने पर निखिल ने स्टाफ नर्स को दबोच लिया। आरोपी फिर नर्स का मुंह दबाकर धक्का देते हुए इसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता की पिटाई की और किसी से कुछ न कहने पर जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान सरकार जल्द ही धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाने वाली है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ ही हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने राजस्थान सरकार धर्मांतरण कानून ला रही है, ये अच्छा कानून है। व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मैं इस कानून को एक अच्छा कानून मानता हूँ। कशिश वारसी ने आगे कहा कि जो बच्चियां फर्जी मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना मजहब बदल लेती हैं, चाहे वो मुसलमान लड़कियां हों या हिंदू लड़कियां, वो आखिरकार मोहब्बत की फर्जी जाल में फंसती हैं। बाद में वो परेशानी का शिकार होती हैं। ना तो वो अपने परिवार की रहती है और ना ही उस परिवार की। देश के अंदर इस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं जिनमें उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं इस कानून का स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप पर भी कानून आना चाहिए, इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, इसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इससे हमारी भारतीय संस्कृति खराब हो रही है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि मैं देश की सरकार से अपील करता हूं कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कानून हो उसे आना चाहिए, चाहे महिला किसी भी मजहब की हो, उस महिला का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार के धर्मांतरण कानून का स्वागत करता हूँ। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में एक फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ फैंस की आपस में झड़प हो गई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अस्पताल के सूत्रों ने इस नरसंहार के बारे में बताया कि रविवार को गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक फुटबॉल मैच के दौरान फैंस के बीच झड़प में दर्जनों लोग मारे गए।
एक डॉक्टर ने नाम न छपने की शर्त पर कहा कि अस्पताल में जहां तक नजर जा रही थी वहां तक शवों की कतार लगी हुई है। अन्य शव गलियारे में फर्श पर पड़े हुए हैं। मुर्दाघर बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मैच के बाहर सड़क पर झड़प की दृश्य और जमीन पर पड़े कई शव दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एनजेरे कोरे पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये सब रेफरी के विवादित फैसले से हुआ है। फिर प्रशंसकों ने पिच पर हमला कर दिया। स्थानीय मीडिया ने कहा कि ये मैच गिनी के जुंटा नेता ममादी डोमैया के सम्मान में आयोजित एक टूर्नामेंट का हिस्सा था, जिन्होंने 2021 के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर लिया। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।